डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं सिखाते भी हैं। संधि। संधि दो शब्दों के निर्माण से बनी है, जिसमें पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द है धी। जिसमें सम का अर्थ क्या है और धी का अर्थ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सम का अर्थ होता है समान रूप से, समान रूप से, और धी का अर्थ होता है योग, समान रूप से योग। जिनका समान रूप से योग होता है उसे संधि कहते हैं। जिन शब्दों का, जिन वर्णों का पुस्तकों में, किताबों में और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी सोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनमें एक परिभाषा हमेशा आती है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को और वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, या फिर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सीधे से अर्थ में देखें तो समान रूप से जिनका योग होता है वो संधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, संधि जो है इसमें समान रूप से योग होता है। ये 3 प्रकार की मानी गई है संधि। 3 इसके भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, तीसरा विसर्ग संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर क्या होते हैं पहले वो समझें, क्योंकि स्वर और व्यंजनों को समझे बिना हम संधि नहीं पढ़ सकते। स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया परिभाषा में आता है, वर्णों के सार्थक मेल को या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, या उससे जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे स्वर क्या है और फिर हम समझेंगे व्यंजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर क्या है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। 11 स्वर। कितने हैं? 11 स्वर हैं, जो हैं ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। ये 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों में से बनती है स्वर संधि। इन 11 स्वरों का प्रयोग किया जाता है संधि में, तो ये स्वर संधि इस तरह से तैयार होती है। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि में हम बात करते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या होती है 33। 33 व्यंजन बताए गए हैं। कितने व्यंजन हैं दोस्तों? 33 व्यंजन। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व तथा श, स और है। इस तरीके से कंप्लीट हैं पूरे। 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वर मिलकर 44 वर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? 44 वर्ण।
वर्णों की संख्या बताई गई है 44 और वैसे वर्ण हैं 52, क्योंकि इनके अलावा 2 वर्ण यहाँ पे होते हैं बिंदी वाले, ड और ढ, ड और ढ वाला वर्ण, वो 2 होते हैं। ठीक है, इसमें ड और ढ 2 वो हो गए, 44, 45, 46, क्षत्रज्ञ 47, 48, 49। ठीक है, क्षत्रज्ञ। उसके अलावा री बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला री भी आता है 50, और 2 शब्द और हैं जो अलग से, जैसे द्य, एक होता है द्य शब्द, द्य ये होता है 51, और एक होता है लिरी, ल शब्द के साथ में। ठीक है, लिरी का यूज होता है ये शब्द। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर क्या होते हैं, टोटल मिलाकर होते हैं ये शब्द। ठीक है दोस्तों, ये शब्द कंप्लीट होते हैं टोटल मिला के। तो ये हैं व्यंजन। हम अभी पढ़ेंगे केवल इन 44 वर्णों के बारे में। हमें स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ने से पहले ये ध्यान होना चाहिए कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्ण क्या होते हैं, संधि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संधि का जन्म ही स्वर और व्यंजनों से हुआ है। ठीक है, विसर्ग की हम बात करें तो विसर्ग संधि में ये विसर्ग होता है जो हमने देखा होगा, अंग अह के बाद आता है अह, इस तरीके से विसर्ग आता है, ये कहलाता है। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि है। इसमें विसर्ग पहले आता है, इसमें स्वर संधि, इसमें व्यंजन संधि और इसमें विसर्ग संधि। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसमें होता क्या, स्वरों से स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों से स्वरों का मेल होता है। ठीक है, स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों से स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वरों का और व्यंजन से व्यंजन का, विसर्ग संधि में विसर्ग से स्वर का और विसर्ग से व्यंजन का मेल होता है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, संधि के 3 प्रकार मैं आपको बता रहा था। ध्यान से समझिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि का क्या है सिस्टम, इसमें स्वर से स्वर का मेल होता है, स्वर से स्वर का मेल होता है, और क्या बनती है, क्या बनता है, स्वर ही निकलता है, स्वर ही बनता है। इसमें सिस्टम अलग है। इसमें व्यंजन के साथ जब स्वर का मेल होता है तो भी व्यंजन बनता है और तब भी व्यंजन बनता है। ठीक है, व्यंजन संधि बनती है। और यदि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है तब भी व्यंजन ही बनता है, तब भी क्या बनता है, व्यंजन ही बनता है। ऐसे ही बात करें विसर्ग संधि की तो इसमें भी सिस्टम ऐसा है। इसमें विसर्ग के साथ सब पहले विसर्ग आएगा, बाद में उसके बाद स्वर के साथ इसका अगर मेल होता है तो विसर्ग संधि बनती है, और यदि विसर्ग के साथ व्यंजन आता है तो भी विसर्ग संधि बनती है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको स्वर संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में क्या होता है और विसर्ग संधि में क्या होता है। ये तो बात हुई संधि की, संधि का इंट्रोडक्शन, संधि का परिचय, संधि क्या है। स्वर, व्यंजन और विसर्गों से मिलकर बनती है संधि। अब इसके पहले टॉपिक की हम बात करते हैं स्वर संधि की, कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि कैसे कार्य करती है। ठीक है, स्वर संधि की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, स्वर संधि के कुल 5 भेद बताए गए हैं। कितने भेद हैं, 5। पांच भेद बताए गए हैं। पहला है
दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, ठीक है। और पांचवा है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वर संधि में स्वरों का प्रयोग होता है, स्वर किस तरह से कार्य करते हैं, स्वरों के बारे में बताया जाता है, स्वर कैसे काम करेंगे, कैसे इनकी पहचान होगी। स्वर आपस में जब मिलते हैं तब स्वरों का मेल होता है। कहते हैं संधि तब बनती है जब दोनों ओर सार्थक शब्द हो, सार्थक शब्दों का मेल हो, तब वो संधि का निर्माण करते हैं। तो शब्द सार्थक होने चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए उन शब्दों का, अर्थ निकलेगा तब ही संधि संपन्न होगी, वरना नहीं होगी। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जो स्वर होते हैं वो समान स्वर होते हैं, समान स्वरों का मेल होता है इसमें समान स्वर, समान स्वर कौन कौन से, जैसे समान स्वरों में अगर हम बात करें, ए, आ, ठीक है, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके से इन शब्दों का कार्य होता है। गुण संधि की अगर हम बात करें तो इसमें गुणों को देखा जाता है, जिनके गुण अलग होते हैं गुण संधि में। इसमें प्रयोग होता है इनके साथ ए और आ के साथ किन किन का मेल होता है, ई और बड़ी ई का, ऊ और बड़े ऊ का, तथा री का। ये केवल इंट्रोडक्शन है, केवल परिचय, इनके बारे में विस्तार से अब हम पढ़ेंगे क्या क्या हैं, कैसे कैसे बनते हैं, किस तरह से होता है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि किस तरीके से, मतलब ये कैसे कैसे निर्माण इनका होता है और कौन कौन से इनमें प्रयोग होते हैं, कौन कौन से स्वरों का इनमें प्रयोग होता है। इसमें वृद्धि स्वर संधि में जो स्वर होते हैं इनमें भी इसी तरह से होता है, ए और आ के साथ कौन कौन से होते हैं, जो बाकी आगे वाले हैं, ए, आई तथा ओ और औ का मेल होता है। इसमें इनके साथ समान स्वरों का मेल होता है आपस में, इनमें आपस में समान स्वरों का मेल होता है, ठीक है। और इनमें इनके आगे इनका मेल, इनके साथ इनका मेल होता है, इनमें इनके साथ इनका मेल होता है। नाम से पता लग रहा है ये गुणों को दिखाती है, इसमें दीर्घता आ जाती है कि ए और आ मिलकर आ बन जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ स्वर बन जाएंगे। इसमें स्वरों के उच्चारण में वृद्धि हो जाती है, स्वरों के उच्चारण में क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है इसमें, ठीक है। यण स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इसमें से परीक्षा में जितने भी कंपटीशन एग्जाम से सबसे ज़्यादा यण स्वर संधि के बारे में बहुत पूछा जाता है। कई एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण यण स्वर संधि के आते हैं। अधिकांश यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि में से ही एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको नहीं पढ़े, इन्हें भी पढ़ना है, इनको भी पढ़ना है, लेकिन महत्वपूर्ण जो बताई गई है सबसे जिस पर ज़्यादा जोर देना है वो है यण स्वर संधि। इसका विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। यण स्वर संधि जो है इसमें इनका प्रयोग होता है अन्य के साथ। अभी इनका रोल है, यहाँ तक इनका रोल था, फिर इनका रोल है, इनका रोल है इनके साथ, अब इनका रोल है बड़ी ऊ, बड़ा ऊ और री। इनके साथ में कोई भी असमान स्वर जो इनके समान ना हो, इनसे अलग कोई भी आ सकता है। जैसे ई के आगे ऊ आ सकता है, ऊ के आगे ई आ सकता है, री आ सकता है, या ए आई ओ औ ए आ, कोई भी असमान स्वर आ जाए, इनको छोड़कर आपस में, एक तो इनको छोड़कर, एक तो इस ग्रुप को छोड़कर, एक इसको छोड़कर, इनको छोड़कर आपस में कोई भी स्वर आ जाए तो वह असमान
अगर कोई भी आता है तो फिर वो यण संधि में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? यण संधि में। ऐसे ही हम बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि में भी कुछ इसी प्रकार होता है। क्या? इसमें भी देखिए, अभी इनका हो गया रोल कंप्लीट, अब ये बच गए। यहाँ हमने इनका रोल उठाकर यहाँ ले लिया यण संधि में, और अब इनको यहाँ रखेंगे हम, और सेम एज इट इज वैसा ही होगा। ए, आई और ओ तथा औ, इनके साथ भी जब असमान स्वर मिलते हैं, असमान स्वर मिलते हैं, तब असमान स्वर मिलते हैं, तब क्या होता है? अयादि स्वर संधि का निर्माण होता है। तो ये इनका शॉर्ट रूप मैंने आपको समझाया कि कौन सा किसके साथ में कैसे कैसे कार्य करता है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है यण संधि और अयादि संधि पर। परीक्षाओं में इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन संधियों में से पूछे जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 11 स्वर मैंने आपको बताए थे शुरू में, उन 11 स्वरों में ही ये सारा कंप्लीट काम होता है। इन 11 स्वरों में ही कंप्लीट किया जाता है। तो 11 स्वर इसमें कंप्लीट आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। 2 2 4 6, उसके बाद में ये 7 8 9 10 11। तो ये 11 का पूरा काम इसमें हो रहा है स्वर संधि में। तो इस प्रकार ये स्वर संधि बनी। अब स्वर संधि में जो पहला बिंदु है दीर्घ स्वर संधि, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, इसे समझे ढंग से। दीर्घ स्वर संधि क्या है और किस तरह से काम करती है? दीर्घ स्वर संधि में जैसे मैंने बताया समान स्वरों का मेल होता है। एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं पहले, एक एक टॉपिक। जैसे ए प्लस ए बराबर आ बनता है। ए के साथ में अगर आ जाता है स्वर तो भी आ बनता है। आ के साथ अगर ए स्वर आ जाता है तो भी आ स्वर बनता है, और आ स्वर के साथ आ स्वर आता है तो भी आ स्वर बनता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इनके एक एक करके। पहले देखते हैं इसका, देव प्लस असुर। देव प्लस असुर, इसमें ए और इसमें भी ए स्वर का उच्चारण हो रहा है। देव यानी देवता, असुर यानी राक्षस। जब ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा देवासुर। ग्रंथों में प्राचीन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें हमने पढ़ा भी है, रामायण तक में ये चीज़ लिखी हुई है कि देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर, देव और असुर दोनों के बीच होने वाला युद्ध देवासुर संग्राम। तो देवासुर, देव प्लस असुर मिलकर बना देवासुर। देवासुर, तो आ स्वर का उच्चारण हुआ, ए और ए मिलकर आ बन गए। क्या बन गए? आ, देवासुर बन गया। ए और आ मिलकर, इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मेघ प्लस आलय। मेघ यानी होते हैं बादल, आलय यानी स्थान। जहां बादलों का स्थान हो, जहां बादल घिरे रहते हो हमेशा आकाश में, वर्षा सबसे ज़्यादा होती हो। आपको पता होगा मेघालय इंडिया का सबसे ऐसा प्रदेश है, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक बरसात होती है। चेरापूंजी, मौसिनराम ये वहीं हैं, और मेघालय हमेशा मेघों से आच्छादित रहता है, मेघों से भरा रहता है वो स्थान, इसलिए उसको नाम दिया गया है मेघालय। ठीक है, तो इससे बना मेघ प्लस आलय, मेघालय। तो ये आ स्वर की उच्चारण हो गया। ठीक है, अगला शब्द है मुक्ता। मुक्ता प्लस अवली, इसका आ और इसका ए। मुक्ता यानी होता है मोती। मुक्ता यानी क्या होता है दोस्तों? मोती। अवली यानी पंक्ति या माला, मोतियों की माला, उसे कहते हैं मुक्तावली। क्या कहते हैं? मुक्तावली।
मोतियों की माला इसे कहते हैं मुक्तावली। ठीक है, जो मोतियों की माला होती है, मोतियों की पंक्ति होती है, उसे मुक्तावली कहा जाता है। इसके बाद अगला है विद्या प्लस आश्रम। इसमें आस्वर और इसमें भी आस्वर, दोनों के मेल से बना विद्याश्रम। विद्या का आश्रम, विद्या ग्रहण करने जाते हैं। अभी हम विद्यालय कहते हैं, विद्या का आलय स्थान, लेकिन पहले आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, इसलिए वो नाम पड़ा विद्याश्रम। ठीक है, विद्या का आश्रम, विद्याश्रम। इस प्रकार ये संधि बनी है, तैयार हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई, हाँ बड़ी ई नहीं, पहले वाले में हम छोटी ई प्लस छोटी ई, और दूसरे वाले में हम लिखेंगे छोटी ई प्लस बड़ी ई। उसके बाद बड़ी ई प्लस छोटी ई और बड़ी ई प्लस बड़ी ई, दोनों के मेल से क्या बनेगा? ई। छोटी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनती है। जब छोटी ई और बड़ी ई साथ में मिले तब भी बड़ी ई बनती है। जब बड़ी ई और छोटी ई मिलती है तब भी बड़ी ई बनती है। और जब बड़ी ई और बड़ी ई मिलती है तब भी बड़ी ई ही बनती है। उदाहरण देख लेते हैं इनके। पहले इसका देखते हैं, रवि प्लस इंद्र। रवि यानी सूर्य, इंद्र यानी इंद्र। सूर्यों में जो इंद्र है वो रविंद्र। ठीक है, इसे कहेंगे रविंद्र। ये बड़ी मात्रा हो गई। यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं गिरी प्लस ईश। गिरी यानी पर्वत, ईश यानी भगवान। पर्वतों पर रहने वाले भगवान कौन है? जो पर्वतों के स्वामी हैं, पर्वतों पर रहते हैं, पर्वतों पर निवास करते हैं, भगवान शिव। उन्हें गिरीश कहा जाता है। भगवान शिव को बहुव्रीहि समास में ये शब्द पूछा था, गिरीश, पर्वतों पर निवास करते हैं जो, अर्थात भगवान शिव। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी आपका तैयार हो रहा है। यहाँ पर जब समास पढ़ाएंगे उसमें ये चीज़ आएगी, मैं आपको बताऊंगा। गिरीश, बड़ी की मात्रा आ गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मही प्लस इप। इप यानी राजा, मही यानी धरती। मही यानी होता है धरती, इप यानी राजा। यहाँ बड़ी यहाँ छोटी दोनों के मेल से बना महीप। ठीक है दोस्तों, धरती का जो राजा है या धरती का जो स्वामी है वो महीप है। राजा के लिए महीप शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत शब्दों में, महीप। ठीक है, ई और ई, बड़ी ई और बड़ी ई, मही प्लस ईश। धरती का जो ईश्वर है, स्वामी है, आकाश, उसे महीश कहा गया है। ठीक है, महीश शब्द, तो इससे बना महीश, धरती का स्वामी ईश्वर। तो इस तरीके से ये आपस में शब्द बनते हैं। अगला हम शब्द देखते हैं ऊ। ऊ प्लस ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बनता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बनता है बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बनता है बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, इनके एक एक उदाहरण हम इनके भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं उदाहरण। देखिए, लघु प्लस उत्तर। छोटा है जो उत्तर, लघु यानी छोटा, उत्तर यानी उत्तर, आंसर। छोटा उत्तर, इसमें छोटे ऊ की मात्रा, इसमें भी छोटे ऊ का स्वर आ रहा है, तो दोनों के मेल से क्या बना? लघुत्तर। क्या बना दोस्तों? लघुत्तर। ठीक है, इस तरीके से लघुत्तर बना। दूसरा शब्द हम देखते हैं लघु यानी छोटा फिर से, और उर्मी, उर्मी यानी किरण, तो दोनों के मेल से बना
लघुर्मी, छोटी किरण, सूर्य की छोटी किरण लघुर्मी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। बहू, जो नई नई बहू जब घर में आती है तो वधुत्सव मनाया जाता है, जिसे हम रिसेप्शन कहते हैं अंग्रेजी में, आशीर्वाद समारोह वधुत्सव मनाया जाता है। उसके आने की खुशी में उत्साह मनाया जाता है, तो वो वधुत्सव कहलाता है। तो वधु प्लस उत्सव, उत्सव यानी आयोजन, तो ये बना वधुत्सव। ठीक है दोस्तों, वधुत्सव। और अंतिम जो शब्द है वो है ऊ और ऊ मिलकर मंजू प्लस उर्मी, इसमें बड़ा ऊ, इसमें भी बड़ा ऊ, ये बना मंजूर्मी। क्या बना दोस्तों? मंजूर्मी। ठीक है, इसमें बड़े ऊ का स्वर आ गया। तो मंजू यानी सुंदर, उर्मी यानी किरण। सुंदर है जो किरण वो मंजूर्मी है, जो किरण सुंदर है वो मंजूर्मी कहलाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वर जो हैं छोटे छोटे मिलकर बड़े बन जाते हैं, इनमें दीर्घता आ जाती है स्वरों में। तो ये कौन सी संधि कहलाती है? दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, तो हमने ये दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा, हमने देखा, आज समझा कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, कैसे ये बनती है, कैसे इसका निर्माण होता है। हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा, संधि क्या होती है उसके विषय में पढ़ा, संधि कितने प्रकार की होती है वो हमने पढ़ा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके अलावा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद हमने पढ़े, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, और स्वर संधि के पहले टॉपिक में दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा कि समान स्वरों का जब मेल होता है तो इनमें दीर्घता आ जाती है। क्या आ जाती है? दीर्घता आ जाती है, इसलिए इनके उच्चारण में दीर्घता आ जाती है। देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से ये कौन सी संधि बनी? दीर्घ स्वर संधि बनी। इस तरह से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण हुआ है। तो ये पहला जो बिंदु है हमारा दीर्घ स्वर संधि का, ये कंप्लीट होता है। हमने देखा, समझा, पढ़ा कि क्या है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द बनते हैं समान स्वरों से जिनका निर्माण होता है, उनमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको लगे कि समान स्वर आ रहे हैं उनमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग होगा। जैसे कि एक शब्द है, मैं आपको बता दूं, जैसे ये शब्द पूछ लिया देव प्लस आनंद, तो इसका बनेगा देवानंद। ठीक है, इस तरीके से। और वधु प्लस उर्मी, इसका बनेगा वधूर्मी। ठीक है, कपि प्लस ईश, इसका बन जाएगा कपीश, इसका बन जाएगा कपीश। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि स्वर कई शब्द बनते हैं, कई शब्दों का निर्माण होता है। बहुत सारे शब्द हैं जिनका इसमें निर्माण होता है और जिसमें ये बनते हैं। तो जहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए स्वर है, यहाँ आ स्वर है, आ स्वर बना, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ बन गया, छोटी ई है, बड़ी ई है, दोनों के मेल से बड़ी ई बन गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में दीर्घता आती है स्वरों में। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, विद्यालय है, हिमालय है। ठीक है, इसके अलावा हिमालय शब्द है, जैसे हिमालय बनता है हिम प्लस आलय। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो सार्थक शब्द होंगे उनमें ही संधि होगी, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जो सार्थक शब्द होंगे उनमें ही संधि होगी और किसी में संधि नहीं होगी, क्योंकि सार्थक शब्दों में ही संधि हो सकती है। अभी यहाँ पे हिमा आ गया, तो हिमा का क्या अर्थ है? हिमा का क्या अर्थ है? हिमा का अर्थ हिंदी को अच्छे से समझकर सीखने के लिए और 10th, 12th एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए
फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।